हाय एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी विद जानवी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पेपर 1 के, जो कि आपका जून का एग्जाम हुआ था उसका ये पेपर है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपके एग्जाम में कितना रोल है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो हम ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन भी देखेंगे हम, और जो ऑप्शंस हैं उनकी सारी डिटेल्स भी देखेंगे। क्योंकि देखिए, एक ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है, द रोल ऑफ अ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कांट बी। मतलब कि टीचर का रोल जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसमें क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि कोच, मेंटोर, ट्यूटर क्या नहीं रह सकता। तो आपको यहाँ पे साफ साफ पता चलता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो क्या करती है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट का काम करती है। टेक्नोलॉजी कभी भी टीचर का काम नहीं कर सकती। यहाँ पे कोच हो सकता है आपका टीचर सपोर्ट सिस्टम में, मेंटोर हो सकता है, ट्यूटर हो सकता है, बट टेक्नोलॉजी एक एड का काम करती है, आपके लर्निंग में हेल्प का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल्स भी दी हुई हैं, आप देख लीजिए। टीचर्स एक्ट एज गाइड टू फैसिलिटेट हैंड्स ऑन हैंड एक्टिविटी एंड लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, उनका रोल क्या होता है, कोच का होता है, मेंटोर का होता है, ट्यूटर का होता है। तो ये सब आपके जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में टीचर का ऐसा रोल हो सकता है। ठीक है, तो ये क्यों इनकरेक्ट है, टेक्नोलॉजी क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एड का काम करती है। मैंने आपको बताया था कि टीचर्स का तो रोल होता है, वो एक्टिव रोल होता है, वो आपके सपोर्ट करते हैं, कोच का काम करते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है या फिर कोई और चीज़ें हैं जैसे कि ऐड होते हैं, टीचिंग ऐड होते हैं, तो ये सब सिर्फ सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोर गाइडिंग प्रिंसिपल इन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ये आप मत पढ़िए, ये कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन गलत था, ये ठीक है, ये सही कर दिया गया है ना। तो गाइडिंग प्रिंसिपल पूछ रहा है, इसमें 4 गाइडिंग प्रिंसिपल आपके हायर एजुकेशन में कौन कौन से हैं। तो ठीक ठीक है, आपको इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, AEQ। ठीक है, ये और इसमें ए, है ना। तो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे रखा है। ठीक है, एक्सेस, आपको एक्सेस चाहिए अच्छा। ठीक है, हायर एजुकेशन में आपको यदि अच्छे से पढ़ना है तो आपको अच्छा एक्सेस होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं एलिजिबल हो सकें, अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, और इक्विलिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ठीक है, उनका सोशल बैकग्राउंड या फिर उनका इकोनॉमिक या फिर कोई रीजनल उनमें जो डिफ्रेंशिएशन है वो उनमें, मतलब उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। कहने का मतलब क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, कि आपको है ना, ऐसा नहीं कि आप किसी को देख के आप अपने एजुकेशन का स्तर नीचे रख रहे हैं। आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, हायर एजुकेशन में आप पढ़ रहे हैं तो आपको टीचर्स को आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ की गुणवत्ता का जो मूल्यांकन है, उसके लिए चीज़ें इंश्योर करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो आपके NEP 2020 में दिए गए थे वो चारों ये हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ और लिखी हुई है, RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि रूसा। ठीक है, रूसा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 2013 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा ये जो शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, अब इसको बदल के USHA, ऊषा कर दिया गया है, PM ऊषा, PM उच्च शिक्षा अभियान इसको कर दिया गया है। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और भी बातें की गई हैं, जैसे कि इक्विलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब आप इक्विलिटी की बात करते हैं तो आप सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। और इक्विटी की बात करते हैं तो आप ना अपॉर्चुनिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है या फिर कोई सुनने में असमर्थ है, तो उनके लिए आप अलग से, है ना, स्पेशल जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इक्विटी, ये अंतर है। और इक्विलिटी में आपको सबको समान तरीके से देखा जाता है, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो कैसा भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो। ठीक है, उसको आपको समान तरीके से देखा जाता है। तो कहने का मतलब ना, इक्विलिटी है ना, एक तरह से इक्विलिटी वो प्रदान ही नहीं करती। मतलब वो जब को सबको एक तरह से, अब भाई कोई इंसान मान लीजिए वो अंधा है ना, और वो आपके साथ पढ़ रहा है, वो नहीं देख सकता। ठीक है, तो उसको कोई एक बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा है तो उसको स्पेशल जो होनी चाहिए ना, उसको सुविधाएं होनी चाहिए, तभी तो वो पढ़ पाएगा, तभी तो वो समान स्तर होगा उसके लिए।
ठीक है। यहाँ पे देखिए NEP 2020 के गोल्स की बात की गई है, जहाँ पे GER की बात की गई है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है पेपर में कि कितना जो GER है उसको कितना बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो 50% बढ़ाने के लिए बताया गया है। और पहले यदि हम बात करें तो ये कितना है, 26.3% है, जो कि आपके 2018-19 में जब GER का जो हुआ था कि मतलब इसका जो आकलन किया गया था तो वो 26.3% था। इसको 50% तक लेकर जाना है, ये हमारा गोल है 2035 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ऑफ ब्लू बेबी डिजीज। ठीक है, ह्यूमन इन्फेंट्स में ये सब जो ब्लू बेबी डिजीज है कैसे फैलता है उसका आपको क्रम जमाना है। तो देखिए कन्वर्जन नाइट्रेट आयन का नाइट्राइट आयन में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। दूसरा ऑक्सीडेशन होता है Fe2 का Fe3 में बाई नाइट्रेट आयंस। ठीक है, कंजप्शन होता है नाइट्रेट पॉल्यूटेड वाटर का, फॉर्मिंग अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड मैथेमोग्लोबिन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सबसे पहले भाई आप कंजम्पशन ही तो करेंगे ना, आपने पानी पिया नाइट्रेट युक्त, तभी तो आपके वो फैला ना। अब आपका देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो ब्लू बेबी डिजीज है वो किससे होती है, पॉल्यूटेड वाटर से होती है। ठीक है, तो ये ब्लू बेबी डिजीज इससे फैलता है। अब सबसे पहले आपने पानी का कंजम्पशन किया जिसमें नाइट्रेट आयन घुलित थे। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन किस में चेंज हो जाते हैं, नाइट्राइट आयन में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि नाइट्राइट जो आयन है उसके द्वारा Fe2 Fe3 में बदल जाता है हीमोग्लोबिन में। तो ये पहले C आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। फिर देखिए उसका जो फॉर्मिंग हो जाती है किसमें, हीमोग्लोबिन में वो घुल जाता है जिसको क्या बोलते हैं, मैथेमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, CABND, CABND। ओके, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने ऐड किया स्लाइड। नाइट्रेट पॉल्यूशन, सबसे पहले आपने पानी पिया तो आप पॉल्यूटेड वाटर पी के आप इन्फेंट हो गए। ठीक है, मतलब बच्चों में हो एक्सपोज हो गया उसका, है ना। फिर क्या हुआ, नाइट्रेट आयन चेंज हो गए, नाइट्रेट आयन में ऑक्सीडेशन हो गया उनका। फिर बाद में Fe जो नाइट्राइट आयन है उसके द्वारा Fe जो 2 है वो Fe3 में बदल जाता है ना। फिर वो ऑक्सीजन में आपके घुलित हो जाता है, वो हीमोग्लोबिन में आपका घुल जाता है और एक एबनॉर्मल वेरिएंट आपका फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं मीथेमोग्लोबिन। ये भी आप याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा भी। अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसे फैलता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसके कारण फैलता है, क्या आपके शरीर में क्या मतलब वेरिएंट आपके प्रोड्यूस होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है अभी। और देखिए इसमें क्या होता है कि एक ब्लूइश टिंट आपके स्किन पे डेवलप हो जाती है, मतलब बच्चा है ना, जो छोटा शिशु होता है ना उसमें फैलता है और वो बच्चा है ना नीला पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके कॉमन सोर्सेज क्या होते हैं आपको मैंने बताया था, पानी आप पीते हैं तो यहाँ पे देखिए डिस्पोज सेवेज जो होते हैं ना आपकी निष्कासित नालियाँ वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इनसे ये फैलता है। ठीक है, अब प्रिवेंशन कैसे हो सकता है कि ड्रिंकिंग वाटर सेफ होना चाहिए, नाइट्रेट लेवल को कम करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, है ना, पॉल्यूशंस को यहाँ पे मतलब वो करना चाहिए, कम करना चाहिए, उसकी रिस्क को कम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैच करना है आपको। ठीक है, थ्योरी, मॉडल, सर्वे एंड मॉडलिंग। ठीक है, ओके, तो थ्योरी क्या होती है, generalized representation of a system or a object that is constructed to some aspect of the system or the system as a whole। ठीक है, किस में हो जाएगा ये बताइए। देखिए थ्योरी क्या होती है, एक आपको कुछ एक सेट होता है, सिस्टमेटिकली आपको किसी चीज़ को दिया जाता है और उसको मतलब एक फैक्ट के रूप में प्रूव कर दिया जाता है, उसी को तो हम थ्योरी बोलते हैं ना। तो इट इज़ अ सेट ऑफ सिस्टमेटिकली इंटर रिलेटेड प्रपोजिशंस, ठीक है, दैट एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट ए फिनोमिनन और अ फैक्ट। ठीक है, ए में थर्ड हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा, मॉडल क्या होता है, कोई मॉडल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक मॉडल बनाया जाता है किसी चीज़ का। जैसे हमें किसी पे काम करना, मान लीजिए आपको एक जैसे कोई ड्रेस खरीदनी है, ठीक है, तो आप उसके लिए पहले क्या बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, डिज़ाइनर को आप अपना देते हैं या फिर डिज़ाइनर आपको दिखाता है कि एक मॉडल है मैम, हम आपको ऐसा करके देंगे, ऐसा बना के देंगे, जो भी है ना। तो ठीक है, हम एक मॉडल तैयार करते हैं। सर्वे क्या हो जाएगा, सर्वे क्या होता है,
सर्वे कैसे करते हैं हम? क्वेश्चंस पूछ के, डेटा कलेक्शन करके, उनके उसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं हम सर्वे। क्वेश्चंस के थ्रू आप है ना जो चीज़ों को मतलब जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सर्वे। ठीक है, डी में क्या हो जाएगा? सेकंड। मॉडलिंग क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम होती है, जो मैथमेटिकल मॉडल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका पूरा जो डाटा है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्योरी क्या डिफाइन करती है? सिस्टमैटिकली इंटर रिलेटेड प्रपोजिशन, जो कि एक्सप्लेन करने के लिए कोई फैक्ट को, फिनोमिनन को, मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम जैसे कि थ्योरी कब बनती है कोई चीज़, जब हम किसी फैक्ट को प्रूव कर लेते हैं ना, तब वो थ्योरी बनती है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी हुई है, जो कि एक्सप्लेन करती है स्पेस टाइम और ग्रेविटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें मॉडल की, तो एक जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन होता है। मैंने आपको बताया था कोई ड्रेस है, आपको मान लो खरीदने जाना है, तो आपको स्पेसिफिक वो ऐसे नहीं कि ड्रेस देते थे, क्योंकि मान लो बड़ी ड्रेस है, बड़ी जैसे सब्यसाची की बात कर लेते हैं हम, तो है ना वो एक आपको एक बुक दिखाते हैं। ठीक है, एक मॉडल दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा उसमें सब कुछ होने वाला है। ठीक है, सर्वे की बात करें तो मैंने आपको बताया था डेटा कलेक्शन की एक टेक्निक है। हम क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे कि कहीं पॉपुलेशन है उसमें जाके किसी जनसंख्या में या किसी एक स्पेसिफिक जगह जाके वहाँ पे एक सर्वे करते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन करते हैं, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पे, क्या है पब्लिक कैसे काम कर रही है, उनका जेंडर क्या है, उनकी ये चीज़ क्या, जो मतलब उसमें एक तरह से क्वेश्चंस के थ्रू सर्वे किया जाता है। आपसे पूछते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल वोट वगैरह चलेंगे, तो वोटर आईडी बनाने वाले आएंगे, तो आपसे पूछेंगे कि आपने पहले वोट दिया था, आपके जो कहने का मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे वो। ठीक है, तो मॉडलिंग मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम में उसको मॉडलिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें फैलेसी बतानी है आपको। आई कैन एक्सपेक्ट दैट यू वुड नॉट फाइंड एनी मोरल इशू इन मेकिंग अबॉर्शन इलीगल सिंस यू एबिलिटी टू फील सिंपैथी फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन इज जनरल इज वेरी लिमिटेड। वो बोल रहा है कि आप ना अबॉर्शन को ना इलीगल नहीं मानेंगे, क्योंकि आप मतलब ये बोल रहा है कि आपको ना कुछ भी बुरा नहीं लगेगा अबॉर्शन को इलीगल मानने में, क्योंकि आप तो ना मतलब उसने बोला है कि आपको राइट्स, वुमेन के राइट्स के प्रति ना आप है ना मतलब बहुत सिंपत्ति आपकी कम है ऐसे करके। ठीक है, तो आपको अबॉर्शन इलीगल नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया? एक पर्सनल अटैक हो गया ना, एक पर्सनल वुमेन्स की यहाँ पे बात की गई है, तो क्या हो जाएगा? एड होमिनम। ठीक है, होमिनम मतलब पर्सनल अटैक जब आप पे किया जाता है, पर्सनल अटैक, तो ये फैलेसी अकर होती है। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो में आप देख लेना, चैनल पे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ पे भी मैंने अपने नोट्स डाले हुए हैं फैलेसीज के, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अटैक जब जिसमें किया जाता है उसको एड होमिनम फैलेसी बोलते हैं। आप 2-4 एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे कहता है, मान लीजिए आप कहीं, जैसे कि आप बार के बाहर खड़े हैं और किसी ने बोला आपसे कि मैंने तो तुम्हें बार के बाहर देखा था, तुम तो ड्रिंक करते हो। ठीक है, तो ऐसे करके पर्सनल अटैक हो जाता है इसमें। और देखिए 3 जो ऑप्शन दिखे हुए हैं वहाँ, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बैगिंग द क्वेश्चन। बैगिंग द क्वेश्चन होता है जैसे आप किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को घुमा घुमा के कहते हैं ना, उस पॉइंट पे आने के लिए ना आप एक चीज़ को बिल्कुल अब नॉर्मल बना देते हैं कि ये तो ऐसा नहीं है, ये तो इसलिए ऐसा नहीं है, तो ये ऐसे करके है ना। ठीक है, तो ये होता है बैगिंग द क्वेश्चन, के क्वेश्चंस को घुमाना, है ना एक तरह से। हिस्ट्री जनरलाइजेशन होता है कि आप ना जल्दीबाजी में ना जनरलाइजेशन कर लेते हो, कि है ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी बताया ना कि ये भी हिस्ट्री जनरलाइजेशन की, ये तो है ना मैंने ऐसे गुस्सा करते हुए देखा है, तो ये तो जरूर है ना झगड़ालू आदमी होगा, तो ऐसे ही करके हिस्ट्री जनरलाइजेशन हो जाता है कि आप जल्दी जल्दी में है ना जनरलाइजेशन कर देते हो कि ये तो इंसान ऐसा ही है किसी के व्यवहार को देखकर, है ना, जबकि आपको उसके बारे में पूरा पता भी नहीं है। ठीक है, स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप में क्या होता है कि जैसे इसमें पता है क्या होता है कि आपके पास ना सफिशिएंट एविडेंस नहीं होते, इसके लिए ना आप दूसरी चीज को है ना उसका वो बनाते हो, मतलब गवाह बनाते हो। जैसे कि आप एग्जांपल मान लीजिए कि आपसे मैंने मान लो किसी से कहा कि आपका तो जेआरएफ नहीं हुआ है ना, तो वो बोलेगा कि आपका भी तो नहीं हुआ। ठीक है, चाहे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, चाहे मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, वो क्या बोलेगा कि आपका भी तो नहीं हुआ, जबकि वो नेट की तैयारी कर रहा है, तो मैंने उसको बोला कि आपका जेआरएफ नहीं हुआ, तो वो क्या बोलेगा, आपका भी तो जेआरएफ नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है उस बात से, लेकिन उसको वो अपनी चीज को प्रूव करने के लिए दूसरी चीज पर स्लिप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इफेक्टिव लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको इनको क्रम में जमाना है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट,
adequate student support, appropriate curriculum, engaging pedagogy, providing suitable resources and infrastructure। आप देखिए क्वेश्चन क्या करते हैं पहले। बताइए बताइए। देखिए सबसे पहले है ना हमें एक करिकुलम चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए। करिकुलम क्या होता है, जब है ना आपके पास एक चीज़ों को करने के लिए ना आपको एक ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब आपने एक पूरा सा चार्ट बना रखा है कि ये मुझे आज करनी है एक्टिविटी। तो एक काम को करने के लिए आप जो पहले से एक चार्ट बना लेते हैं, एक प्रिपरेशन ग्राफ आप बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं करिकुलम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम पेडागोगी में एंगेज करेंगे, मतलब उस कार्य को करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उसमें एंगेज होंगे। ठीक है, उसको सीखेंगे, उसको कैसे करना है, क्या करें, उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंगेजिंग पेडागोगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे कि हमें क्या आगे करना है। ठीक है, फिर उसमें स्टूडेंट सपोर्ट, हम सॉरी हाँ, फिर हम उसमें स्टूडेंट सपोर्ट देखेंगे, फिर हम उसमें सूटेबल रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सॉरी मेरे को थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो गई है ना। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए कि अप्रोप्रिएट करिकुलम है ना, जैसे कि आपको एक डिज़ाइन होनी चाहिए किस ना कि डेवलपमेंट, कल्चर, फ्यूचर नीड्स की स्टूडेंट को क्या ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो एक करिकुलम आपने तैयार कर लिया। फिर आपको पेडागोगी इंगेज करनी है कि उनको लर्निंग में कैसे हेल्प करनी है, कैसे उनको सिखाना है, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करानी है, कोऑपरेटिव करानी है, इंटरेक्टिव टेक्निक आपको प्रोवाइड करनी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि आपको जब बच्चा पढ़ता है ना उसकी ड्यूरिंग जो असेसमेंट होती है ना उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं, और जो लास्ट में होती है ना उसको क्या बोलते हैं, समेटिव। समेटिव असेसमेंट मतलब जो लास्ट में, जैसे कि जो आपका इवोल्यूशन होता है या फिर आप मूल्यांकन जो लास्ट में करते हैं ना, कहने का मतलब आप रिजल्ट देते हैं, तो उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो क्विज़ के थ्रू आप ना फॉर्मेटिव, मतलब ये बीच में होता है। ठीक है, कोई भी जो आपकी जैसे कि सेशन के बीच में जो आपके मिड में एग्ज़ाम लगते हैं, ठीक है, सेमेस्टर लगते हैं, उनको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको स्टूडेंट को सपोर्ट की, उसमें देखिए आप है ना मेंटोर कर रहे हैं, प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि वो है ना स्टूडेंट फील सेफ फील करें, सपोर्टेड फील करें, मोटिवेटेड फील करें अपनी लर्निंग जर्नी के थ्रू। ठीक है, अब आप उसको सूटेबल रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज है ना, लेबोरेटरीज, टेक्नोलॉजी, ये सब प्रोवाइड करते हैं, उनको एक फिजिकल एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। ठीक है, ओके। The word is in effect and hence it must be an efficient and intelligent cause. ठीक है, that efficient and intelligent cause is God, which means of knowledge is used in this argument as per classical Indian school of logic। इसमें बोल रहा है कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर यूज़ किया गया है न्याय स्कूल का। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि शब्द है ना जो वो एक इफेक्ट है और उसका कॉज है ना वो भगवान है, तो वो कॉज बता रहा है। तो कहने का मतलब वो एक बात बता रहा है कि जो चीज़ें होती हैं, जो जो अपने, कहने का मतलब यहाँ पर शब्द जो इफेक्ट जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो गॉड के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ अनुमान लगा रहा है, एक तरह से इन्फेरेंस लगा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये हिंदी में इसलिए ऐड किया है तो क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष को हिंदी इंग्लिश में भी प्रत्यक्ष या फिर ऐसे ही बोलते हैं, ये परसेप्शन बोलते हैं ना। तो आप ये हिंदी में भी याद रखना, कभी कभी प्रत्यक्ष भी बोल देता है ऐसा सीधा सीधा, अनुमान बोल देता है, उपमान बोल देता है। अब देखिए प्रत्यक्ष मतलब आप आंखों से देखा हुआ जो इंद्रिय, मतलब कहने का मतलब सामने से, जैसे आपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, हाथों से महसूस किया है, तो इनको सब बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, तो और अनुमान होता है कि आप ना कोई कॉज रिलेशन, कॉज इफेक्ट के बारे में आप पढ़ते, तो यहाँ पे आपने क्या क्वेश्चन था, कॉज और इफेक्ट और कॉज की बात कर रहा था ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा, इन्फेरेंस हो जाएगा। उपमान में क्या करते हैं, हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं आपस में, कि जैसे कि कोई चीज़ है नहीं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स में, लेकिन जैसे कि वहाँ पे पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहाँ आग है। ठीक है, तो हम वहाँ धुआं को देख के हम अवलोकन करते हैं, हम सोचते हैं कि वहाँ पे आग होगी। ठीक है ना, तो ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। और उपमान में हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे कि मैं कैसे बताऊँ, ठीक है, आपने है ना नीलगाय देखी कहीं पे जंगल में। ठीक है, नीलगाय देखी और आप बोलेंगे कि ये तो गाय जैसी लगती है ना, तो किसी के जैसा दिखना, किसी के जैसा होना, तो ये उपमान में आता है। ठीक है, और शब्द शब्द तो आपको पता है, जो वर्बल जो टेस्टिमोनी होती है उसको शब्द कहते हैं, हम जो मुंह से बोलते हैं, ठीक है, उसको हम शब्द बोलते हैं। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक क्षेत्र में ब्लूम के वर्गीकरण स्तरों को, ये ठीक है मैंने है ना हिंदी में लिख दिया है, तो ब्लूम के यहाँ पे कॉग्निटिव
जो कॉग्निटिव फील्ड है उसमें आप इनको जमाना है। तो देखिए ब्लूम के जो है ना शिक्षण के स्तर, उसमें क्या आता है, उसको हम ऐसे ट्रिक से RUFNEC, R से रिमेंबर, U से अंडरस्टैंड, AP से अप्लाइंग, AN से एनालाइजिंग, E से इवोल्यूशन और C से क्रिएट। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हायर, मतलब कहने का मतलब ये जो स्तर है वो ऐसे चलता है। ठीक है, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। सबसे लोअर यहाँ पे है रिमेंबर। ठीक है, तो क्या पूछा है, निम्न से उच्च, मतलब कि लोअर टू हायर पूछा है ना। तो हम सबसे पहले क्या हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, R। ओके, E हो जाएगा पहले, ERUEBCAND, ओके। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिनोटेशन। ठीक है, इनको है ना क्रम में जमाना है। अब देखिए आप सोचेंगे कि इनको कैसे क्रम में जमाएं, मतलब ये पूछ रहा है, कहने का मतलब कि आपको ना ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखना है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चेस की बात करें तो देखिए चेस आप एक बहुत छोटे दायरे में खेल सकते हैं, 2 जने खेल सकते हैं, है ना। और बोर्ड गेम होता है, बोर्ड गेम में क्या आ जाता है, बोर्ड गेम में चेस भी आ जाता है, स्पोर्ट्स भी आ जाता है। ठीक है, और जैसे कि आपका बैडमिंटन आ जाता है, तो बोर्ड गेम ये हो जाते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो हम सारे स्पोर्ट्स के गेम आ जाते हैं उसमें। तो ठीक है, ये एक बहुत मतलब ब्रॉडर लेवल हो गया। स्पोर्ट्स में तो चेस भी आ जाएगा, बोर्ड गेम भी आ जाएंगे, इंडोर गेम भी आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सबसे सी लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बन जाएगा ABDNC। सबसे पहले चेस हो जाएगा, बोर्ड गेम हो जाएगा, इंडोर गेम में देखिए बोर्ड गेम भी आ जाएंगे, आउटर गेम भी आ जाएंगे, सॉरी बोर्ड गेम भी आ जाएंगे, चेस भी आ जाएगा, बैडमिंटन आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, बैडमिंटन कह रही थी मैं, टेबल टेनिस आ जाएगा, ऐसा मतलब बहुत सारे गेम आ जाएंगे। तो स्पोर्ट्स सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया, जिसमें इंडोर भी आ जाएंगे, आउटडोर भी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैच करना है लिस्ट को, MICR, OCR, OMR और बारकोड रीडर को। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे यदि आपको नहीं भी पता है तो आप OMR देख लीजिए। OMR आप सुनते ही हैं, OMR क्या होता है, बार कोड आप सुनते ही हैं। तो OMR क्या होता है, आपको OMR शीट पे क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं। आपका जब नेट का एग्जाम ऑफलाइन हुआ था तब आपको OMR दी गई थी। तो क्या होता है OMR, रीडिंग मार्क्स रिटर्न यूजिंग पेंसिल और पेन ऑन अ स्पेसिफिकली प्रिंटेड पेपर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। OCR आपको पता होगा, यहाँ पे कई मान लो नहीं भी पता हो, बॉयज़ को तो 100% पता होगा। OCR क्या होता है, नंबर प्लेट जो होती है अपनी गाड़ीज़ के पीछे, गाड़ीज़ कह रही हूँ, कार्स के पीछे होती है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, OCR, ऑप्टिकल कोड रीडर, कुछ ऐसा कुछ के होता है ना। MICR क्या होता है, MICR आपके चेक वगैरह होते हैं ना, बैंक चेक, उन पे जो ऐसे ऐसे डंडे करके बने आते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ये जो बार कोड होता है उसको बोलते हैं MICR। तो ये जो रीडिंग द नंबर्स फाउंड ऑन अ बैंक चेक। बारकोड रीडर हो जाएगा आपका कैप्चरिंग प्रोडक्ट। देखिए बारकोड कहाँ करते हैं हम, वहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे मॉल्स वगैरह में जाते हैं और अपन शॉपिंग करने जाते हैं, तो लास्ट में अपन जब शॉपिंग कर लेते हैं तो परचेज का टोटल करने के लिए मशीन से करते हैं ना, बारकोड रीडर, बारकोड करते हैं। या पे आप कभी ऐसा सोचें कि भाई आप मॉल में गए और चोरी करके ले आएंगे, नहीं, आप चोरी करके नहीं ले सकते। बारकोड जो होते हैं ना हर एक चीज़ पे, टॉफ़ी चॉकलेट पे भी वहाँ पे बारकोड होते हैं, लेके गए ना तो वो सायरन बज जाता है। ठीक है, तो बारकोड रीडर क्या करता है, वो परचेज लास्ट में टोटल करता है, उसके लिए होता है ना। यहाँ पे देखिए आपको इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, OCR होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, बारकोड रीडर तो आपका है ही। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार। देखिए मैंने आपको शुरू में ना एक सेकेंड, हाँ ये DI और हम देख लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे। और बाकी क्लास अभी क्वेश्चंस आप आई थिंक आपके 10 हो गए ना, 15 क्वेश्चन हम टोटल करेंगे आज। तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का जो परसेंटेज रेशियो है वो दे रखा है 10+2 एग्जामिनेशन में। 6 डिफरेंट स्कूल हैं, A to F 2023 और 24 की यहाँ पर बात की हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पास्ट स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर भी पास्ट स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे गर्ल्स परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे भी गर्ल्स परसेंटेज दिया हुआ है। तो ठीक है, हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि आपको 10+2 के एग्जामिनेशन में 2024 में, ठीक है, 6 स्कूल्स के सारे एवरेज नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किसके, बॉयज़ के।
ठीक है। आपको दे किसका रखा है, गर्ल्स का ना, 2024 की बात कर रहा है। तो देखिए सीधा सीधा आपको ऐसा नहीं कि 550 का आप पहले 44% निकालेंगे, गर्ल्स आ गई फिर 550 में से घटाएंगे, ऐसा करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 550 का आप सीधे सीधे 44 है ना यहाँ पे, तो 56% निकाल दीजिए, सीधा ही क्या आ जाएगा, बॉयज़ कितने पास हुए हैं वो सीधा सीधा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये कट गया, ये हो गया 5 की 30, मतलब 0 से 0 कट गया, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 इंटू 55, आप है ना कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो हम ना ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे आप 640 का निकाल देंगे है ना, 40% है तो 60% निकाल देंगे, तो सारे जो आ जाएंगे ना, आपको उनको जोड़ के और 6 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन द ईयर 2024 फ्रॉम ऑल द 6 स्कूल, ठीक है। 24 में 6 स्कूल्स की गर्ल्स निकालनी है आपको, और उनका परसेंटेज निकालना है किससे, देखिए आपको जब भी बोले ना कि ऑफ द नंबर, इससे तो वो नीचे आएगा, ठीक है। किसका, स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम स्कूल ए इन द ईयर 2023, तो 2023 के जो ए स्कूल से पास्ड बच्चे थे ना, वो नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, ए से पास्ट स्टूडेंट्स कितने हैं 2023 में, 500, तो 500 नीचे आ जाएगा, है ना। और ये जो टोटल क्या क्या पूछा है वहाँ पे, यहाँ पे पूछा है कि जो गर्ल्स पास हुई हैं 2024 में ऑल 6 स्कूल्स में, तो 6 स्कूल ऑल जो ABCDEF में है जो गर्ल्स पास हुई हैं, तो 550 का आप 44% निकाल देंगे, है ना। ऐसे करके जो सारी गर्ल्स आएंगी उनको आप ऐड करके, है ना, ठीक है। तो इसके यहाँ पर लिख के इसको 100% कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप कर लेना। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम स्कूल ए इन 2023, तो आपको 2023 में ए स्कूल में बॉयज निकालना है ना, कैसे निकालेंगे, वहाँ पे 500 टोटल दे रखे हैं और जितनी परसेंटेज गर्ल्स की दे रखी है उससे 100 माइनस करके बॉयज़ का परसेंटेज निकाल देंगे। टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास फ्रॉम स्कूल ई में जो गर्ल्स पास हुई हैं, ठीक है, तो गर्ल्स तो जितनी भी दे रखी हैं उसकी परसेंटेज भी दे रखी है, वहाँ से निकाल देंगे आप, उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। बाकी मैं आपको इनका आंसर बता देती हूँ, आप यदि सॉल्व भी करेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि क्या आंसर है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 379 इसका आंसर है ना। इसमें आ जाएगा 62.2, आप है ना कैलकुलेशन करके देख लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना आप। इसका आंसर हो जाएगा 5:6। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 4, ठीक है। फॉर स्कूल एफ द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड इन द ईयर 2024 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर देन दैट इन 2023, तो ये पूछ रहा है कि एफ में बॉयज का नंबर जो पास हुए हैं, ठीक है, 2024 में, देख लेते हैं एक बार, एफ में कितने बच्चे, एफ में 750 बॉयज पूछा है ना, तो 36% है ना, 36 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा ना, 64% के बॉयज निकल जाएंगे। उसका किससे पूछ रहा है, 64% है ना, तो वो पूछ रहा है कि कितने अधिक हैं किससे, 2023 से, मतलब एफ में जो बॉयज़ हैं 2023 में जो पास हुए हैं वो उससे कितने अधिक है। तो देखिए आप इसका निकाल लेंगे, बाकी आप 2023 में एफ का निकाल लेंगे वापस, 650 का 50 मतलब 50% ही निकालना है, वो निकाल के, और किसका पूछा है मोर देन, तो आपको यहाँ पे माइनस करके उससे 2023 वाले से परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। Number of boys who passed in the examination is more than 300 in the years 2023 as well as in 2024 in only schools. Okay. देखिए ये थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि ये अलग क्वेश्चन है, अजीब क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पूछा है कि 300 से ज़्यादा जो बॉयज़ है ना वो आपको निकालना है। सबसे पहले तो आप देखिए 2023 में और 2024 में बॉयज़ के नंबर्स निकाल लेंगे, है ना, और जो भी 300 से अधिक हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूज़न की हो सकती है, मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे आ गया ABCDEF है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए सी में कुछ 300 से अधिक है ना, यहाँ पे 350 है मान लीजिए, और यहाँ पर बी में यहाँ पे डी में मान लीजिए 380 है। तो यदि ये दोनों में एक जैसे, दोनों में अधिक नहीं है ना, मान लो यहाँ पे 280 है, ठीक है,
दोनों में अधिक नहीं है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें बोला है कि दोनों ऐसे कौन से स्कूल हैं, ऐसे कौन से स्कूल्स हैं जिन दोनों में 300 से अधिक है, मतलब 2023 में भी 300 से अधिक है और 2024 में भी 300 से अधिक है। तो जिनमें दोनों में 300 से अधिक होगा ना, उसी को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो ठीक है, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, इसमें कौन कौन से दो स्कूल, बी और एफ, दो स्कूल्स में आपके आ जाएंगे, तो यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी आप करके देख लेना, ठीक है। और आपको और कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो या फिर कुछ और कहने का मतलब इस क्लास में कुछ और ऐड करना हो या कुछ और सुधार करना हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।